इशराफिया करती क्या है? इशराफिया दो और भी काम करती है। एक तो इशराफिया ये करती है कि वो इंक्रीमेंटली हर बजट टाइम पे वो अपना इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की चैनल खोलती है, गवर्नमेंट को एंगेज करती है और अपने बेनिफिट को लेके चले जाते हैं। एक काम वो और भी करते हैं और इट्स कंसिस्टेंट, और वो ये दे अडॉप्ट अ शॉक अप्रोच। शॉक अप्रोच को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? शॉक अप्रोच को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जब उनका बस चलता है तो वो दो काम करते हैं। एक ये कि वो टैक्स एमनेस्टी लेके आते हैं और दूसरा वो टैक्स रिफॉर्म कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करवाते हैं ताकि वो बोनेंजा के लिए चले जाएं, ताकि उनको जो मेजर गेन्स हैं वो उस जो एक उन्होंने कवर अप क्रिएट किया होता है उसमें से वो लेते हैं। 1958 में हमारी फर्स्ट मेजर एमनेस्टी स्कीम हम लॉन्च करते हैं, और वो जो सारे का सारा 50s में पैसा बना होता है और वो जो इवैक्यूएट प्रॉपर्टीज़ भी एक्वायर हुई होती हैं उनको हम एक विंडो देते हैं कि आप उसको वाइटन कर रहे हैं। साथ ही 58 में ही हम एक बहुत बड़ा रिफॉर्म कमीशन टैक्स इंक्वायरी कमेटी के नाम से 1958 में उसको कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, और उसके अंदर भी हम सारे के सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को, इशराफियों को फिर इंगेज करते हैं कि आप अपनी जो मुश्किलात हैं वो बताइए। मुश्किलात के नाम पे वो अपनी डिमांड पुट करते हैं और उनको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। वी एंटर 60s जी। 60s में क्या होता है जी, जब आप 60s का लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उस वक्त सोसाइटी के अंदर होर्डिंग बहुत आ चुकी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत हो गई है, लॉलेसनेस आई है, उसमें इन्फ्लेशन पिकअप कर रहा है। तो जो ही मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। वो इस तरह कंट्रोल करती है कि जी आपने एक्सपोर्ट करना है, आपको लाइसेंस चाहिए, आप लाइसेंस ले लें। आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपको परमिट चाहिए, जाइए आप परमिट ले लें। आपने इंडस्ट्री लगा ली है, आपको टैक्स हॉलीडे चाहिए, आपको टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा। आपको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए, आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एट वन पॉइंट इन टाइम 1963-64 के अंदर पूरे का पूरा मुल्क जो था वो इंडस्ट्री के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट था। ऑन द फ्लिप साइड चूँकि हम सीटों सेंटरों में जा चुके थे तो हमारे पास इंटरनेशनल एक्सट्रैक्शन के अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी, बायर्स एंड फ्लोज आ रहे थे, वी वर अलाइंड विद द वेस्ट, तो उससे हमें ब्रीदर मिल रहा था, इकोनॉमी वाज सस्टेनिंग। बट जो इनर कोर था जहाँ पे हमारी इकोनॉमी को बेहतर होना चाहिए था, स्ट्रेंथन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाई क्योंकि उसके अंदर रेंट सीकिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। जो इंडस्ट्री जो साथ के मुल्क में या यूरोप में वो काम कर रही है बाय पेइंग 40% टैक्स एज वेल, और आप काम कर रहे हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्स, इट मीन्स यू नॉट कम्पैटिटिव। यही हुआ, हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री वॉज नॉट वेरी कम्पैटिटिव, और उस वजह से मसाइल आते गए, लेकिन सरप्लस पैसा वो जनरेट करते गए जिसके लिए उनको एक और टैक्स एमनेस्टी की ज़रूरत थी जिस पे हमें अभी आ 1964 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या अर्ली 65 में अवामी लीग जब अपने 6 निकात लेके आती है तो उसके अंदर एक उनका नुकता ये होता है टैक्स के हवाले से, और उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड ये होती है कि जी फेडरेशन जो है वो टैक्स ना इकट्ठा करे, टैक्स इकट्ठा करने का राइट जो है वो सूबों को मिल जाए, और फेडरेशन को जितने पैसे चाहिए होंगे वो सूबे कंट्रीब्यूट करके उनको दे देंगे। मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि इसकी बेसिस क्या है। ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी पर्सनली। दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती एक्सेप्ट जब अमेरिका कन्फेडरेशन था 1781 टू 1789 और 90, जब वो फेडरेशन बने तो उस वक्त उनका ये होता था कि सारी स्टेट्स जो हैं वो पब्लिक डीसी के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करती थी और वो डिपेंडेंट थे बहुत हद तक। चूँकि जिस स्पीच में ये हुआ था वो प्रॉब्ली उसमें बंगाली में थी उस वक्त, मुझे उसका बहुत ज़्यादा उसकी बैकग्राउंड नहीं मिल सकी कि उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, बट दिस इज़ व्हाट इट वाज। ये उनकी जो 6 निकात के अंदर एक निकात एक नुकता ये था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक जगह हमें रेफरेंस ये मिलता है और वो भी बंगाली हिस्टोरियन कहता है कि इसलिए था कि फेडरेशन जो इस्लामाबाद था वो एक्सटेंसिव एग्जाम्पशन दे देता था, हमें अपने लिए पैसे इकट्ठे करने थे लेकिन इस्लामाबाद एग्जाम्पशन दे देता था। आप देख लें सारी की सारी जो इंडस्ट्री थी वो उस वक्त एग्जाम थी।
जब मैंने उस वक्त के लॉ को कैटलॉग करने की कोशिश की तो मुझे कम से कम 450 के लगभग तो डिफरेंट एग्जाम्पशंस को मैं खुद भी कैटलॉग कर पाया, जो लॉ के अंदर लिखी हुई थी। कभी SRO के ज़रिए, कभी उसके ज़रिए कोई क्लास दी हुई है, कभी शेड्यूल आ गया हुआ है, कभी सर्कुलर आया हुआ है। तो द इंटायर कंट्री वॉज इन दैट रिगार्ड एग्जाम्प्ट। आप आगे चलते हैं। 1968 में पैसा इकट्ठा हो गया हुआ है, एलीट फिर प्रेशर बिल्ड करता है और 1968 में एक आ जाती है टैक्स इंडस्ट्री से। इस दफ़ा हम एक और काम भी करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं करते कि हाँ जी आप ने जो पैसा है आपके पास जिस पे आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ, जो आपके उस तरह वाइट सोर्सेस नहीं हैं, उनको आप टैक्स पे करें और आप वाइटिंग करें। हम ये कहते हैं कि जी आपके अगर ओवरसीज़ पैसे हैं, अगर आप पैसा पाकिस्तान से लेके बाहर चले गए हुए हैं, तो वो भी आप वाइट कर सकते हैं, वाइट हो जाता है। वी गेट टू 70s जी। 70s में जब पहुँचते हैं हम तो पहला जो पुश बैक आता है अगेंस्ट द एलीट्स, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। 4 फ्रंट पे इशराफिया को कन्फ्रंट किया गया। पहली पे जो प्रेसिडेंशियल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ 7 1972, उसके तहत 32 इंडस्ट्रीज जो मेजर इंडस्ट्री थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट जो अशराफिया थी उसको एक बहुत बड़ी हिट गए। इसको मैनेज करने के लिए द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो नीडेड गुड मैनेजर्स, करप्शन फ्री मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करने के लिए उस पर आर्गूमेंट हो सकता है बोथ फॉर एंड अगेंस्ट, लेकिन 302 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को चैक आउट किया गया, निकाला गया। जो फ्यूडल लीग था, जो बड़ा जिम्मेदार था, उसको पुश बैक दिया गया बाय इम्पोजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। ये बाद में रिवर्स हो जाता है, बट उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इट वाज टुवर्ड द फैग एंड आई थिंक 1976 में इसको किया गया, बट ये इन्फोर्स हो गया। टुवर्ड द एंड ऑफ 70s ऑफ कोर्स गवर्नमेंट चेंज आती है, मिलिट्री रजीम इज इन, और मिलिट्री रजीम सबसे पहला काम जो करती है वो ये करती है 2 चीज़ें। एक तो वो ये करते हैं कि जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ये अबॉलिश हो जाता है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया होता है। और उसके पीछे यू कैन अंडरस्टैंड के कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप होगा। दूसरा ये होता है अगेन उसमें रिलीजियस एलीट की बहुत ज़्यादा आपको मिलती है उसकी एस्ट्रोट्रफी, वो अपने जो एनवायरनमेंट शेपिंग है थ्रू मीडिया एंड थ्रू स्पीचेस एंड थ्रू डिलिब्रेशंस विद द पब्लिक। और वो क्या है 1979 में जो इनहेरिटेंस टैक्स है, ये जो स्टेट ड्यूटी टैक्स है, ये उन्हें खल जाता है। पूरी दुनिया में अभी भी है, बांग्लादेश में अभी भी है, इंडिया में है, पूरी दुनिया में है, बिकॉज ये समझा जाता है कि ये इकोनॉमी के अंदर इक्विटी लेके आएगा, लोगों के लिए मसावी जो वाशी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मौके पैदा करेगा। हमारे यहाँ 1979 में इसको डिलीट कर दिया गया। जी स्टेट ड्यूटी है। 80s में हम जाते हैं जी, हम अगेन वेस्ट के राइट साइड पे हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज का इशू नहीं है, इनफ्लोज आ रहे हैं, हमारी इकॉनमी स्टेबल है। उस वक्त थ्योरी ये कहती है कि जब आपकी इकॉनमी स्टेबल हो, आपका जो करंट अकाउंट है उसका प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने टैक्स सिस्टम को शायद बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। वी स्पॉटेड द अपॉर्चुनिटी जी, हम उस पर नहीं करते। हम बिल्कुल जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने देते हैं, बल्कि हम लोगों को एग्जेम्पशंस भी देते हैं। मिड 85 आता है और हम आके गिफ्ट टैक्स भी उड़ा देते हैं। सो विद इन 5 years हम 2 अपनी टैक्स बेसिस जो हैं उनको मिट कर देते हैं। आगे 1984 में एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट लिखी। उस टैक्स रिफॉर्म कमीशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट कोट हुआ।
समवेयर अप्रैल 1985 कराची का एक मैगजीन था न्यूज़ लाइन, उसमें जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन का फाइनल सेशन था उसके हवाले से बात हो रही है, और उसमें ये इंसिनुएट किया जाता है बाय द राइटिंग जर्नलिस्ट, रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट के ये डिसीजन ऑलमोस्ट हो गया था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा, टैक्स रिफॉर्म कमीशन उसको प्रपोज करेगा, उसको करने जा रहे थे। लेकिन एट द 11th आवर जो प्राइम मिनिस्टर थे जुनेजो, उनकी कॉल आई टैक्स रिफॉर्म कमीशन को, और ये डिसीजन जो था रिवर्स कर दिया गया। अच्छा, इसको मैंने इसको बड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, इसकी रिबटल नहीं आई गवर्नमेंट में। उसके आगे पीछे के जितने भी न्यूज़पेपर्स मैंने देखे, आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ एनीबॉडी एल्स, बट आसिफ अहमद अली साहब उस वक्त टैक्स रिफॉर्म कमीशन के मेंबर थे, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, शायद वो मिनिस्टर फाइनेंस भी रहे हैं लाहौर से। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई गॉट एन अपॉइंटमेंट विद हिम, और मैं लाहौर गया उनके गुलबर्ग वाले घर में। मुझे अभी तक डेट याद है, 1 जनवरी 2013 को मैंने उनको इंटरव्यू किया इस बात पे। एस्टिंग के ये बाकी चीज़ें तो मैंने मफल की इर्द गिर्द जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन वाली हैं, लेकिन मैंने कहा जी ये न्यूज़ लाइन की जो बात है, did you receive a call? Yeah, anybody just sitting in the tax reform commission? And Asif Ahmed Ali Saab, he smiled in his typical aristocratic style. दोनों का कि let's talk something else हमारे बात में। तो बाद में जब मैंने इसको ट्रांसक्राइब किया और मैंने उसमें लिखा कि उनका दिस वाज आई टेक इट एज एक्सेप्टेड, आपने इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया, अगर अभी भी आपको कोई एतराज़ है तो यू कैन स्टिल कंट्राडिक्ट। वो मैंने उनको ट्रांसक्राइब करके इंटरव्यू उनको भेज दिया, और मुझे उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया उस पर। मेरे साथ और भी एक दोस्त है, तो वी टेंड टू अज्यूम कि वो बात ठीक थी। दिस इंसिडेंट, इसका पर्पस ये था कि आपको बताने का कि किस लेवल पे जो पार कॉरिडोर्स में लोग बैठे होते हैं वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी इशराफिया की, बिफोर आई गो टू 90s, पाकिस्तानी इशराफिया की एक चीज़ बड़ी इंट्रीगिंग हमें मिलती है, वो ये कि जब वो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ज़ीरो सम गेम में होते हैं। यू लूज आई विन, आई लूज यू विन, ये पॉलिटिकल। लेकिन जब वो इकोनॉमिक चेस बोर्ड पे होते हैं तो दे आर इनटू नॉन ज़ीरो सम गेम्स, वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। I spent almost 3 decades in the civil service. I know जब लोग आते हैं अपने इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के लिए, तो एक पार्टी का दूसरा दूसरी पार्टी का तीसरा तीसरी पार्टी का चल, और वो आके सारे के सारे आपको आर्ग्यू कर रहे होते हैं विद वन वॉइस। ये बड़ी इंट्रीगिंग सी चीज़ थी, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ये बिल्कुल ठीक है। जब हम अपने कॉलीग से बात करते हैं तो दिस इज़ हाउ इट इज़। We get into 90s में the rat starts, और वो rat इस तरह स्टार्ट होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 90s के अंदर जो हमारा पहला बड़ा काम होता है, जो आजकल हम मुल्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो ये कि एक व्हाट आई कॉल द प्रोसेस ऑफ विदहोल्डिंगाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। 91 में एक लॉ पास होता है थ्रू द फाइनेंस एक्ट के जी हर चीज़ पे अब एट सोर्स टैक्स कट जाएगा, विदहोल्डिंग हो जाएगी। पूरी दुनिया में विदहोल्डिंग टैक्स होता है। जब आपको सैलरी मिलती है तो उस पर टैक्स विदहोल्ड हो के सैलरी आपके अकाउंट में जाती है या आपको ओवर द काउंटर दी जाती है। पाकिस्तान में एक अजीब चीज़ हुई, हमने ट्रांजैक्शन को भी विदहोल्ड करना शुरू किया। जी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो आपकी इनकम नहीं है, सैलरी आपकी इनकम है। शायद अगर आपने बैंक से इंटरेस्ट लेना है तो वो आपकी इनकम है, उस पर अगर 10% टैक्स हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमने ट्रांजैक्शन को टैक्स कर लिया कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने ये बिल्डिंग बनानी है एक रोड की, उसमें आपको 10 लाख का ठेका मिल गया, 10 लाख की आपको पेमेंट होनी है, हाँ जी 5% टैक्स सोर्स आप दे दें अभी भी। दिस वॉज नॉट इन गुड टेस्ट। लेकिन उससे भी आगे हम गए, उससे हमने कहा कि जी ये आपकी इनकम भी है। सो व्हाट वी कॉल इट प्रिसम्प्टिवाइजेशन ऑफ रिसीट्स। इनकम्स को हमने प्रिज्यूम कर लिया एज
रेवेन्यू एज इनकम, और उसको हमने टैक्स करना शुरू कर दिया। उसके कबाहतें बहुत सारी, ये तो वो सारे का सारा जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स बन गया और उसने पास ऑन होना शुरू हो गया। तीसरा उसकी जो बहुत बड़ी ख़राबी आई जिसको हमने उस वक्त नहीं इमेजिन किया, और अभी हमने उसको उसको फील करना शुरू किया जब हमारी एक्सपोर्ट्स हुई हैं। और वो क्या, वो ये था कि वो जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है वो किसी ना किसी तरह प्राइसिंग स्ट्रक्चर के अंदर जाके सिट इन कर गया है जो गुड्स और सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की है। लेट्स से एक पानी की बॉटल बनी, आप यहाँ पे तो यू आर हॉस्टेज, इसके अंदर अगर बाहर के किसी मुल्क में ये आपको 10 रुपए की मिलती है, तो यहाँ पे अगर आपको 12 रुपए की मिल जाती है, नो प्रॉब्लम, यू टेक इट। लेकिन जो एक्सपोर्टर है वो मारा जाएगा जब उसने बाहर भेजना है, तो इसकी प्राइस 2 रुपए आगे इन्फ्लेट हो चुकी है। तो जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो हिट होना शुरू हो गई, और वो अभी भी है। हम हर साल कोशिश करते हैं उसे निकलें, लेकिन हमारी रेवेन्यू डिपेंडेंस इतनी हो चुकी है उसके ऊपर कि हम 30 मील उसमें से निकल पा रहे हैं। जब हम इस प्रोसेस में फंसे, तो साथ ही हमने एक जो स्टेट ने बेनिफिट लिया वो ये लिया कि जी अब हमें टैक्स सिस्टम पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू सिस्टम पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो जो मैंने कहा था कि हम पूरी दुनिया 2 रुपये खर्च करती है, हम 60 पैसे खर्च करते हैं और उसमें से 55 पैसे हम सैलरीज और वेजेस पे खर्च कर देते हैं, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास रेवेन्यू ऑपरेशंस के लिए बचता ही कुछ नहीं है। तो वो यहाँ पे कनेक्ट होता है कि स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसने ट्रांसफ़र कर दी टू द बिजनेस एंटरप्रेन्योर। हम जब बात करते हैं, हम जब रिसर्च में जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार में, तो एक तरफ हम ये क्लेम करते हैं कि जी हमारा टैक्स सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। अगर आप मुझसे पूछें तो 60 पैसास के साथ 0.6% के साथ इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, व्हिच इज़ नॉट राइट। वो इसलिए नहीं है कि वो जो टैक्स कलेक्शन है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है ऑन टू द बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो वो एंटरप्रेन्योर जो है वो सफ़र कर रहा है, उसने एक अकाउंटेंट भी रखना है, उसने 12 आपको रिटर्न्स भी देनी है कि विथहोल्ड कितना हुआ, उसने विथहोल्डिंग का ऑडिट भी करवाना है, उसने अगर वो उसकी पेमेंट डिले हो गई है तो उसने उसे सरचार्ज भी देना है। तो ये करते कराते जब हम इसको कैलकुलेट किया तो ये बनता है कि समवेयर जी 3.25%। अगर हम जो स्टेट का कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है और जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर उनको क्लब करें तो हम कहीं जाते हैं जी 3.25 पे, विच मेक्स अस वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। बट द कॉन्ट्री ऑफ द सिचुएशन इज कि हम दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम भी है शायद, लेकिन फिर भी वी डू नॉट हैव दैट फंक्शनल टैक्स सिस्टम जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो स्टेट के लिए उतना पैसा उतना रेवेन्यू जनरेट कर सके जितना उसको ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है 20% की, वे कलेक्टिंग 10%, अदर थिंग्स अपार्ट, जो बेस और रेट के इशूज़ हैं वो अपार्ट, बट स्टिल देयर इज अ मार्जिन ऑफ 6 to 7% स्टिल विद द फंक्शनल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। We quickly get into 5 years. We quickly get into 90s की हम बात कर रहे थे। 90s में we get 5 amnesty schemes and 5 tax reform commissions, and we continually fiddle with the tax system. We do not bring any stability to it. एक गवर्नमेंट आई है, उसने अपना टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाया है, अपने लोग, अगली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपना टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना दिया, अपने लोग, एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटली इन अ फ्लक्स। एमनेस्टी स्कीम आती है, इतने सारे हर चीज़ अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उससे पहले 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट था, शायद इस मुल्क में अगर मुझे कहा जाए कि मैं कोई एक ऐसा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट उठाऊँ जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वो शायद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट था, जिसने जी 1993 प्रॉब्लम, मेरा ख्याल 1991 का था। पैरा ये PMLN की गवर्नमेंट थी जी। इट्स कॉल्ड एग्जैक्टली प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। इन वन गो इसने एक पैरेलल लीगल रिजीम खड़ी कर दी फॉर स्टेट बैंक। सारे के सारे जो स्टेट बैंक के उनके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस थे
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन 1947, रेगुलेशन उनके पॉलिसी डायरेक्टर्स, देन FIA के जो लॉज थे, एंटी वाइट कॉलर क्राइम और टैक्स, इन तीनों को इसने उठा के डिसप्लेस कर दिया और एक नई रजीम आ गई। उस रजीम के अंदर जस्ट टू शेयर विद यू कपल ऑफ हाईलाइट्स कि आप जो मर्जी आप कमाएं, जिधर से मर्जी आप फॉरेन एक्सचेंज लाएं उसके अंदर डालें और जब मर्जी आप बाहर बेच दें। उस शौक से शायद अभी तक ये रियासत संभली नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रुपी टर्म्स में, देयर आर टू इकोनॉमीज वी हैव, देयर इज अ रुपी इकोनॉमी वी आर डूइंग फाइन, हमारा वी आर सस्टेनेबल, वी यू नो ग्रो आवर गुड ग्रेन कॉटन एंड ऑल दैट, हम शायद सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है जो डॉलर इकोनॉमी है, वी डोंट हैव डॉलर्स, और जो डॉलर्स होते हैं उनको हम मुल्क के अंदर रख नहीं पाते, वो निकल जाते हैं बिकॉज हमारी जो लीगल रजीम है वो इतनी पोरस है, हमने इतने उसके अंदर विंडोज़ रखे हुए हैं। जब भी कोशिश की जाती है सम इंटरेस्ट ग्रुप सम वे इन्फ्लुएंस करता है और हम उसमें बच बैक कर जाते हैं। वी कम टू 21 to 2010 जी, again there was a we are on the right side of the west, इनफ्लोज आ रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट स्टेबल है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि हम टैक्स सिस्टम को फंक्शनलाइज करें, वी डोंट। हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं और हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो पहले चलती आ रही है, बट हम एक ऑलमोस्ट कार्ट प्लांच दे देते हैं कि जी जो जिसने डिक्लेयर करना है वो कर दें। पूरी दुनिया में सेल्फ असेसमेंट होती है बट इट इज़ backstopped by debtors. Human nature has not changed in 2000s. Human nature continues to be same, जिसमें everybody is a rational actor, हर बंदा चाहता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, लेकिन हम डेटर्स नहीं बढ़ाते और हम एक यूनिवर्सल उनको रन देते हैं कि जिसमें वो जो डिक्लेयर करें वो हम एक्सेप्ट करते हैं। 2000 में हम वेल्थ टैक्स भी अबॉलिश कर देते हैं। अगेन देयर इज कोइंसिडेंटली देयर इज अ मिलिट्री गवर्नमेंट इन और वेल्थ टैक्स भी अबॉलिश हो जाता है। सो इफ़ यू हैव अ क्विक रन डाउन, 79 में इनहेरिटेंस टैक्स ओमिट हो जाता है, 85 में गिफ्ट टैक्स रिपील हो जाता है और 2000 में वेल्थ टैक्स रिपील हो जाता है। फोकस आ जाता है अगेन GST और जो अगेन पुअर मैन को हिट करता है। There is a massive amnesty scheme again in 2000-2001, इसमें हम बेतहाशा पैसा वाइट करते हैं जो पिछले 10 सालों में not really because छोटी छोटी amnesty schemes तो आ रही थी और उनको हम वाइट करने की इजाज़त देते हैं, but this was a massive one. 2010s में nothing सब्सटैंशियल, लेकिन चूँकि आप खुद भी उस वक्त देखते रहे हैं, यू वर ऑल गोइंग थ्रू इट फिजिकली इन 2010s, हम बंगल करते हैं जी इंस्टीट्यूशन को, वी ब्रिंग एन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एवरी फ्यू मंथ्स। जो एवरेज स्टे है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज़ 0.9%। जब आप दुनिया में किसी को बताते हैं तो यू गेट लाफ्ड एट। उसकी इकॉनमी सफ़र करती है, लिहाजा उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, एंड ये होता है। इन 2013 फॉर इंस्टेंस वी हैड वन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन, उस साल नॉन प्रोफेशनल, उस साल हमें तारीख का सबसे बड़ा हिट आया, 465 बिलियन वी लास्ट, वी वर शॉर्ट ऑफ द टारगेट। The decision was defended by the government, non-professional, elitist, जितने objectives आप देना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, मैं वाइट करता हूँ, but we come down। 2018 में it was a watershed जी, पूरी दुनिया में जो बैंकिंग सीक्रेसी थी वो ख़त्म हो रही थी, and we were very euphoric and बड़ा expectant थे कि जो पैसा हमारा बाहर गया हुआ है शायद उसमें से हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज में वापस आ जाएगा, कुछ रेवेन्यू भी वापस आ जाएगा, बट नॉट टू बी। होता क्या है कि 2018 अप्रैल में मैसिव एमनेस्टी स्कीम दे दी जाती है।
और जिसमें हम ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि जो आपने पाकिस्तान में अंदर आपके एसेट्स हैं और आपका पैसा है वो भी आप वाइट कर सकते हैं, बल्कि बाहर जो पैसा है वो भी आप वाइट कर सकते हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट दो इसके बड़े खूबसूरत चीज़ें हैं जिसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वो क्या है? एक ये कि जी आप सिर्फ वाइट कर लें, चाहे उनको लाए ना। आपका अगर रियल स्टेट है आपका पेरिस में, आप उसको बिल्कुल ना लेके आइए, आप सिर्फ डिक्लेयर कर दें, शायद 1% आप पे कर दें एंड यू गेट वाइट एंड हम नहीं पूछें। एक दूसरा अगेन मेरा ख्याल है इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री ओनली वन एग्जांपल कि आपको टैक्स पेयर बनने की भी जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन देंगे कि मेरा पूरी दुनिया में वो एसेट्स इधर उधर पड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये पैसा है ये 1% ये मैं जमा करवाता हूँ, तो मैं इनको वाइट करता हूँ। चूँकि आपका वो जो डिक्लेरेशन है उसमें वो कॉन्फिडेंशियल है, वो शेयर नहीं होना, आप टैक्स सिस्टम का पार्ट नहीं बने, NTN आपने नहीं लिया हुआ, तो आपसे अगली दफ़ा भी पूछ ही नहीं सकता कि आपने कितना पैसा वाइट किया और वो पैसा वाइट करके आपने कहाँ रखा हुआ है, और फॉर ऑल टाइम्स उसको आपको फ्री राइट दे दिया जाता है। This was again repeated जी in 2019 there was yet another amnesty scheme, वो भी इसी तरह आई और उसमें भी अच्छा खासा पैसा जो था जो रियासत को जाना था वो वाइट हो गया। जस्ट टू कंक्लूड, जो एमनेस्टीज़ होती हैं वो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है, बिकॉज उसने जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ने नॉर्मल रेट पे अपने टाइम पे किया होता है, लेकिन एक दूसरा बंदा है उसने टैक्स चोरी कर लिया है, छुपा लिया है, और बाद में रियासत कहती है कोई बात नहीं हम आपको एमनेस्टाइज कर देते हैं, हम आपको फॉरगिव कर देते हैं, आप 35% जमा ना करवाएं, आप 8% जमा करवा दें एंड वी फॉरगिव यू। तो जिसने 35% पे किया हुआ है उसके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। दो दिन इस पर रिट सुनी जी, बट टू आर अटर डिसअपॉइंटमेंट उस पर जो जुडिशल फोरा थे उन्होंने उस पर कॉग्निजेंस नहीं ली, बल्कि ये हुआ कि 2018 की जो थी एमनेस्टी स्कीम वो इंसेमिनेट हुई थी इनसाइड द फेमस केस ऑफ सुमोटो केस में 1 of 2018। उस पर मेरा पेपर भी है पब्लिश्ड इन पब्लिक डोमेन उस एमनेस्टी स्कीम पे, और वो किस तरह जुडिशरी ने और बाकी इंटरेस्ट ग्रुप्स ने उसको इंसेमिनेट करके इवॉल्व करके इन्वायरमेंट को शेप करके तो उस पर लेके आए थे जहाँ पे उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ गई थी, उसमें एक्सेप्टेंस बढ़ गई थी। तो ये हो गया जी। टुडे वी आर इन IMF प्रोग्राम। IMF आप लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा व्हेन आई से दैट IMF आपको कुछ नहीं कहता। IMF आपको सिर्फ ये कहता है कि आपके जो टैक्स सिस्टम के अंदर जो एलिटिस्ट इंटरेस्ट हैं, जिन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है, जिन्होंने फ़ायदे लिए हुए हैं, और आपका गरीब आदमी जो है उसको आप एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हेल्थ भी नहीं दे रहे, उनके लिए आप टैक्स इकट्ठा करें, जिससे आपने टैक्स लेना है उससे टैक्स लें, और जिसको आपने देना है उस पर खर्च करें। जब हम इंटरनेशनल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, हम अपने डोनर्स की, बायलैटरल डोनर्स की, फ्रेंडली कंट्रीज इन कॉमर्स उनसे बात करते हैं, तो अब वो हमें क्लैरिटी से क्रॉस द टेबल वो कहते हैं कि जी हम जो आपको पैसा देते हैं वो अपने टैक्स पेयर्स को टैक्स करके देते हैं, प्लीज़ आप भी अपने टैक्स पेयर्स को टैक्स कीजिए। थैंक यू। विद दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन